बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, अरब न्यूज़ का कहना है कि सऊदी अरब ने 23 मई से लेकर 27 मई तक ये ड्यूरेशन है ईद उल फितर की, इस ड्यूरेशन में कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला किया है। ट्विटर, जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द फेमस सोशल मीडिया का हैंडलर है, उसने कहा है कि जी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अब ताहयात फॉरएवर घर से काम करेंगे, और जो लोग घर से काम नहीं करना चाहते और दोबारा ऑफिस आना चाहते हैं वो भी लेट सितंबर में, इस महीने, इस साल में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और वी विल बी वेरी केयरफुल इन मैनेजिंग दैट। पाकिस्तान के अंदर मंडे से लॉकडाउन रिमूव होने जा रहा है और एक सिचुएशन है जो चैलेंज है, बल्कि मैं कहूँगा पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए, कि वो इस पूरी अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कैसे इस चीज़ से निकलते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज एज हम सबको देखना है वो SOPs जो हुकूमत ने बनाए हैं और उन पर जो अमल दरामद है वो, क्योंकि अमल दरामद की अगर हम बात करें तो अभी तक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहीं पर कोई SOP को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं लाहौर में बैठा हूँ। लाहौर में 3 दिन के लिए उन्होंने फुली लॉकडाउन किया, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 18वीं तरमीम की, जिसको टारगेट बनाया जा रहा है और सूबों से इख्तियारात को कम किए जाने की जो बाज़गश्त है वो जो ऐवान इक़्तिदार हैं उनके अंदर काफ़ी हो रही है, और ऑब्वियसली इस चीज़ पर अपोजिशन का बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है, स्पेसिफ़िकली सिंध की बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है। नाज़रीन, प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उस रियासती दहशतगर्दी की जिसका एतराफ़ अब हिंदुस्तान ने खुद करना शुरू कर दिया है, मीडिया पर आकर के हिंदुस्तान किस तरह पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। पहले उनका एक जो बंदर है जिसका कोऑर्डिनेट बंदर था कुलभूषण जाधव, वो हमारे पास है। अब उनका एक बेचारा रिटायर्ड मेजर है जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को मोर लॉयल देन द किंग साबित करने के लिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान बिल्कुल आपके लिए मुंतज़िर है। जब आप आना चाहेंगे आपको हम कुलभूषण से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, रेस्ट एश्योर ऑन दैट। नाज़रीन, इस पूरी सिचुएशन पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में ज्वाइन करेंगी साइमा नदीम, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी पार्लियामेंट्री हैं, और मेरे साथ होंगे सुहेल अनवर सियाल, सूबाई वज़ीर हैं, सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेकेंड सेगमेंट में मेरे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं सुहेल अनवर सियाल साहब और साइमा नदीम। इससे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आज की मैं सिर्फ मेन जो फिगर्स हैं उनको शेयर कर दूं। पाकिस्तान में कोरोना जो पॉजिटिव हैं वो 38,637 हैं। लास्ट 24 आवर्स में 1,581 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला है। लास्ट 24 आवर्स में 31 जो अफराद हैं उनका इंतकाल हुआ है, और टोटल डेथ्स जो हैं पाकिस्तान में इस वक्त 834 हैं। साइमा जी, बात का आगाज़ मैं आपसे करता हूं। प्राइम मिनिस्टर कल कह रहे थे कि 2 महीने से लेकर 12 महीने तक हमें कुछ पता नहीं ये कब तक हमें इसके साथ चलना पड़े। 15 करोड़ लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं और हम मज़ीद लॉकडाउन नहीं रख सकते जो हमारी करंट सिचुएशन है। आई एग्री ऑन दैट पॉइंट, लेकिन अब जब मंडे से लॉकडाउन पूरे मुल्क के अंदर लो डाउन हो रहा है तो जो SOPs हैं, सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है SOPs के ऊपर अमल दरामद, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जितने SOPs थे हमने उसके ऊपर अमल दरामद होते बहुत कम देखा है पूरे मुल्क के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मंसूर फॉर हैविंग मी ओवर। पहली बात तो मैं आपको बताती चलूं कि हमें एक चीज़ अगर आपने स्टडी की हो, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता है कि ये जो कोविड-19 है ये 100 साल पहले भी एक पैंडेमिक की शक्ल में जो था वो पैदा हुआ, और 2.5 साल तक उसकी मुद्दत जो थी वो 2.5 साल रही। ठीक है। मैं जो कहने जा रही हूँ कि हमें इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि क्या हम
एज अ नेशन जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी की हालत है, जो इस वक्त हमारी जो 22 करोड़ में से 2 करोड़ आवाम जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, जो दिहाड़ी दार जो हैं वो इस वक्त लेबर क्लास हमारी है, वो क्या हम उसको लॉकडाउन कर सकने के लिए ख्याल है हमें उससे बढ़कर आगे सोचने की जरूरत है। और यही वजह है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सोच के एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की है, जिसमें से अगर आप देखें हमारी जो पहली स्ट्रैटेजी की फेज थी उसके अंदर हमने लॉकडाउन किया कंप्लीट, और उसकी वजह से हमने उसकी रोकथाम की, हमने उसकी इस अरसे में जो हमें टाइम मिला हमने उसके मुख्तलिफ जो थे उन पे काम किया। अब सेकंड जो फेज है वो हमारी पार्शियल लॉकडाउन पे जा रही है, और उसमें भी हमारी कोशिश ये है कि हम SOPs को अगर जो हैं जो हमने लगाए हैं, जो इसमें डिफरेंट सूबों की भी है कि वो भी उन SOPs को इस वक्त फॉलो करवाएं ताकि हमारी इंडस्ट्रीज खुलें, ताकि लोग हमारे दिहाड़ी वाले जो लोग हैं उनको जो है रोजगार मिले। ठीक हो गया सायमा जी, आई गॉट योर पॉइंट। सोहेल भाई मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा था प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के अंदर, जबकि सऊदी अरब ने जो अरब न्यूज़ इसको कोट कर रही है कि मई 23 से 27 तक कर्फ्यू नाफिज किया है। सिंध की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लॉकडाउन था वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लगाया। अब जो लॉकडाउन है वो रिमूव होने जा रहा है। हम सबको पता है बहुत टफ कंडीशन है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की, वी कैन नॉट सस्टेन दिस लॉकडाउन। सो SOPs के ऊपर मेरा वही सवाल होगा, SOPs के ऊपर अमल दरामद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इज सिंध हुकूमत रेडी फॉर इट? आप लोगों की तैयारी है? क्या लोगों को कंप्लाई करने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों में जो कुछ हमने देखा है उसमें तो कंप्लाई होते नजर नहीं आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मिक्स सिग्नल की वजह से और इनकी उस प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से सिंध गवर्नमेंट डे 1 से इनको कह रही थी, जब पहला केस यहाँ पे डायग्नोस हुआ कि यहाँ पे कोरोना इंटर हो चुका है पाकिस्तान में, तो हमने इनको कहा कि भाई लॉकडाउन करें। उन्होंने लॉकडाउन करते करते लेट कर दिया, और जब लॉकडाउन किया उसके भी मिक्स सिग्नल। कभी प्राइम मिनिस्टर साहब आके कहते थे कि ये लॉकडाउन नहीं होगा, तो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहती थी कि लॉकडाउन हो रहा है। चले वो अब वक्त गुजर गया। अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि ट्रांसपोर्ट हम खोल रहे हैं, रेलवे ट्रेन सर्विस स्टार्ट करें। आप दुनिया में देखें जहां जहां पे भी लॉकडाउन नरम हुआ या ईज किया गया, वहां पे उनका रेशियो जो है डिक्लाइन की तरफ गया, तब उन्होंने ईज करना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी रेशियो जो है वो इंक्रीज की तरफ है, डिक्लाइन की तरफ नहीं है। तो रहा सवाल अब SOPs को फॉलो ना करना, क्योंकि मैं इस बात से तो आपके बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल वाइज जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है बनस्बत दूसरी कंट्रीज के। तो हमें कोई ना कोई इसका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अब तो WHO वालों ने भी कह दिया है कि कोरोना जो है कोई ना 1-2 महीने में खत्म होने वाला कोई सिलसिला नहीं है, ये काफी अर्सा चल सकता है। तो करना चाहिए, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए। उस मैकेनिज्म को आपने कल देखा, 21 रमजान थी और 21 रमजान में थ्रू आउट पाकिस्तान हर जगह पे जो है वो उसकी SOP की वायलेशन की गई। जब यहाँ सदर की, मैं कराची में सदर की बात करूँ, सदर मार्केट जो है जब वो खुला तो वो कोई लोग जो है वो SOP को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। एज अ नेशन हम लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, ताकि इस कोई भी मुल्क हो उसकी हुकूमत अकेले से इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। जब तक उसकी मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया, लेकिन जब तक आवाम को खुद को शऊर नहीं आएगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। हमने कई FIRs SOP की वायलेशन पे काटी हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कितने दिन हम अपने मुल्क के अपनी आवाम को जेलों में बंद करेंगे सिर्फ SOP की वायलेशन पे? तो आवाम को भी समझना चाहिए कि इन SOPs के साथ उनको फॉलो करके जिंदगी को आगे लेके चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा सायमा जी, मुझे एक चीज़ बताएं। मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इस पूरे कोरोना के सिनेरियो के अंदर, वी हैव बीन टॉकिंग टू द बिजनेस कम्युनिटी, वी हैव बीन टॉकिंग टू द ये जो शॉपकीपर्स हैं और ये सारे लोग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी माई अंडरस्टैंडिंग में बी रॉन्ग,
सो एसओपी वो एग्री ज़रूर कर रहे हैं हर उस चीज़ से जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनको कह रही है। एग्री करना और उस पर कंप्लाई करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अग्री हो रहा है, कंप्लाई नहीं हो रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाहौर में एक जगह पर इसी तरह कोई 400-500 ख़वातीन एक शॉप की दुकान पे खड़ी थी, उसके बाहर बच्चे उनके साथ, उसको उन्होंने सील कर दिया और मेरे ख्याल में कुछ घंटों के अंदर वो सील जो थी वो ओपन करके उन्होंने कहा नहीं जी आप कंटिन्यू करें। सो ये जब एक चीज़ का आपने एसओपी बना दिया, आपने भी सिंध में भी पूरे पाकिस्तान में, उस पर अगर कंप्लाई नहीं होगा तो फिर उस एसओपी का फ़ायदा क्या होगा? आई एग्री विद दिस कि जो एसओपी आपके डिफाइन कर दिए गए हैं, कि आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, साथ के फाइन्स भी आपके बताए गए हैं, उसकी मुख्तलिफ आपको अब ये ज़रूरत है कि हर सूबा जो है उसको फॉलो करवाए। अब बाकी मैं सिर्फ यही नहीं, आप इसकी बात से तो मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं ये अवाम के लिए भी कहना चाहूँगी कि उनको भी अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी, अब देखें ईद की शॉपिंग के लिए अभी आपके खोला गया है और आप ईद की शॉपिंग के लिए भागे जा रहे हैं। इस टाइम पे आपको वही चीज़, अपने पैसे बचाएं और अब इस वक्त अपने जो नेबर्स जिनको ज़रूरत है इस वक्त, जो गरीब आवाम है, उनके ऊपर वो आप अपनी ईदी जो है आप उनको तोहफा दें। एसओपीज़ के लिहाज से मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि देखें, हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री को या ट्रांसपोर्ट को खोलने जो जा रहे हैं, उसके अंदर हर सूबा जो है वो इंडिपेंडेंट है कि वो अपना जो है वो फैसला खुद करे कि कौन से लो रिस्क इंडस्ट्रीज हैं जिनको वो पहले के अंदर के ऊपर वो उन एसओपीज़ को फॉलो भी करवा सकता है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रांसपोर्ट को भी आप आहिस्ता आहिस्ता आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में अगर करें तो आपकी जो एसओपीज़ हैं वो फॉलो हो सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। आपको ये चीज़ें जो हैं वो करवानी भी पड़ेंगी, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ी सी इसमें सख्ती भी करनी पड़ेगी, which is 100% true। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा सुहेल भाई, जिस तरह अभी बिल्कुल बात हो रही है और मैं जब से ये हो रहा है मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की तो बिल्कुल है, लेकिन इस 22 करोड़ आवाम की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हमें ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड अप नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी सेफ़ और बेहतर नहीं होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे सुहेल भाई एक चीज़ बताइएगा, अभी एक ये जो नई डिस्कशन शुरू हो गई है 18वीं तरमीम की, और ये जो कहा जा रहा है कि जी सूबों का ये ख्याल है, स्पेसिफिकली सिंध का ये ख्याल है कि सूबों को टारगेट किया जा रहा है और उनसे इख्तियारात वापस लिए जाने की ये कोशिश की जा रही है। क्यों ऐसी, क्यों ये सोच क्यों है वैसे? देखें, इस हुकूमत ने इतने यू टर्न्स लिए कि उसमें एक यू टर्न का इजाफा ये भी समझ लें कि ये अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लेके आए थे कि हम पावर को और डिविलेशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट तक हम उसको लेके जाएंगे। ये उल्टा जो है सूबायत का जो उनको पहले से जो सूबे को जो पावर्स हैं, ये उनको ग्रेप करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी जमहूरियत पसंद पार्टियों से मिलके उनकी ये जो कोशिश है उनको नाकाम करेगी। और दूसरा ये कि जब एक पूरी दुनिया में आप चले जाएं, वहाँ पे फेडरेशन जो है वो अपने स्टेट्स को, यूएस में जहां भी हो आप देखें, वो अपने स्टेट्स को स्ट्रांग करती है ताकि जब सूबे मजबूत होते हैं तो वफाक जो है वो मजबूत होता है। यहाँ पे कल काम ये उल्टा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में लेके आए कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पावर्स लेके जाएंगे। अब ये ग्रेप करना की कोशिश कर रहे हैं कि प्रामिशल पावर्स दिए वो वापस लेने के लिए। तो इंशाल्लाह हम प्रामिशल जो अपने डेमोक्रेटिक जो पार्टीज हैं उनसे मिलकर इनकी ये कोशिश नाकाम होंगे। ठीक है। अच्छा साइमा जी, मुझे एक चीज़ बताएं, ये बिल्कुल ये चीज़ आप लोगों की थी कि आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हुआ है, केपी में ख़त्म हुआ है, सिंध के अंदर वो वैसे नहीं बन रहा है। सो 18वीं तरमीम की आड़ में हमें लोगों का ये अब फीलिंग है कि जी जो निज़ाम है वो ये चाहते हैं कि जो पावर हो वो सिर्फ हमारे पास रहे या वफाक
विभाग के पास रहे या सूबों के पास रहे, जो ट्रांसलेट करना है टू द ग्रास रूट लेवल लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, उस पे ना हुकूमत इस हक में है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस हक के ऊपर है। इस पे आपका क्या ख्याल है जी? अभी असद उमर साहब ने बहुत कैटेगोरिकली इस बात की जो है तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि हम सेंटर की तरफ से, हमारी तरफ से कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है कि हम रिपील करना चाहते हैं 18वीं तरमीम या हम उनके जो सूबे हैं उनकी ताकतों को ख़त्म करना चाहते हैं। नो वे। हम लोग बल्कि अगर उसके अंदर मशावरत के साथ अगर बैठना चाहते हैं तो कुछ एरियाज़ हैं जिनका जिक्र जैसे एक सिलेबस में, या हेल्थ हो गया जिसके अंदर अलग अलग सूबे जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं। अगर हम कोई बात करते हैं तो उनकी अपनी डिफरेंट वो होती है। तो हमारा ये मतलब नहीं है कि हम कंप्लीट उसको ओन करें, हमारा ये मतलब है कि वो जो कि पहले होना चाहिए था। अब इसके अंदर जिक्र इसमें रजा रब्बानी साहब ने कहा था कि सीसीआई को आप जो है ऑन बोर्ड लें, तो पिछली 2 हुकूमतों पर सीसीआई कहाँ थी? आपने उसको स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया। अब हमने जो है वो इरादा कर लिया है कि हम सीसीआई को स्ट्रॉन्ग जो आपके आए हैं उसके अंदर अगर कोई छोटी मोटी अगर तरामीम भी होती हैं और वो सीसीआई के थ्रू हम उनको सॉल्व कर सकें। ओके अच्छा सुहेल भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसकी अभी साइमा नदीम बात कर रही हैं, अगर इसके अंदर चीज़ों को ले जाकर, फॉर इंस्टेंस मैं अभी बेसिक्स की बात कर रहा हूं कि अगर हेल्थ के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर कोई एक ऐसी पॉलिसी डिफाइन हो जाए विद कंसेंसस जिसके अंदर सूबे भी, उनकी भी पार्टिसिपेशन और उनका भी बाइंग हो, तो उसके ऊपर भी फिर कोई बातचीत होना या उसको इम्प्लीमेंट करना सूबाई हुकूमत सिंध के लिए कोई महाज होगा या उसको फिर एक्सेप्टेबल हो सकता है जी, अगर उनकी बाइंग अंदर प्रॉपर हो? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सीसीआई की ये जो बात कर रही है मेरी बहन, आप जरा आइन में देख लें कि सीसीआई की मीटिंग्स कितनी आइन तरह होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितनी बुलाई हैं। आप जरा ये भी चेक कर लेंगे। और दूसरी ये कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद पार्टी है। हमने हमेशा कंसेंसस से 18वीं तरमीम हो, ये सारी जो चीज़ें कंसेंसस से हमने डेवलप की। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कंसेंसस से हो और मुल्क की और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर हो, उसमें कभी भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा कहा कि जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर है, हम उसमें कभी भी पीछे नहीं होंगे। अगर मुल्क के लिए, वो अवाम के लिए चीज़ बेहतर होगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ पर। अच्छा, लेकिन ठीक है आपकी, लेट मी टेक दिस थिंग, अगर कोई एतराज़ नहीं होगा तो इसके ऊपर आप लोगों की जो बाइंग है, आप लोगों का जो बैठना है हुकूमत के साथ, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल समझा जाता है। बिकॉज पिछला एक हफ्ता पार्लियामेंट का भी इजलास हुआ, सेनेट का भी इजलास हुआ और कोरोना के ऊपर हुआ, स्पेसिफिकली जहाज़ भेजे गए पार्लियामेंटेरियंस को बुलाने के लिए एंड ऑल दैट, लेकिन उसके अंदर सिवाय इल्ज़ाम तराशी के, सिवाय मड स्लिंगिंग के कुछ नहीं हुआ और एट द एंड सेशन ख़त्म हो गया और सारे अपने घरों को चले गए। इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि कंसेंसस मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो अभी भी हम पर, लेकिन जब स्टार्ट ही ये लिया जाए कि हम 18वीं तरमीम को टच ही इसीलिए कर रहे हैं कि जो सूबों को जो अख्तियारात हैं वो जो है वो हम ग्रेब करने के चक्कर में हम ये कर रहे हैं, तो हर किसी को थोड़ी एंजाइटी होती है। और जो आपने कहा कि इजलास के हवाले से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। अब उनकी सीरियसनेस का, पीटीआई की गवर्नमेंट की सीरियसनेस का कि सेशन चल रहा है, अभी तक जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर और इंक्लूडिंग पीएम साहब अभी तक वो इजलास में आने के लिए आप भी तैयार नहीं, और पॉलिसी क्या बनानी है कुछ भी इनको पता नहीं, इनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं, तो ये आगे क्या लगे। उनको जो तनकीद है वो इसीलिए हो रही है कि भाई आगे आए, गवर्नमेंट आपकी है, तो 3 सूबों में आपकी गवर्नमेंट चल रही है, आप आगे आके लीड करें ताकि मुल्क में जो वबा की सूरत है, पूरी दुनिया इस वबा में पड़ी हुई है, आके उसमें लीड रोल प्ले करें। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जैसे आपको पता है, पार्लियामेंट लीडर्स की जो मीटिंग थी अपनी स्पीच करके चले गए। पहले डे 1 से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि आप लीड करें, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हम हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास
साइमा जी ठीक है सुहेल भाई, पॉइंट आ गया। साइमा जी मुझे एक चीज़ बताएं, जिस तरह भी ये बात हो रही है, मुझे इस चीज़ का पता है क्योंकि जब पहले दिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको स्पीच नहीं करने दी गई, और जब भी वो आते हैं हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर एक अजीब सी कहानी शुरू हो जाती है। जो व्यूअर, हम लोग एज ए व्यूअर जब देख रहे होते हैं पार्लियामेंट का सेशन, तो यकीन करें बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है। लेकिन अब इसका हल तो कुछ निकलेगा ना। अब 2 साल हो गए हैं, अब हम कब तक इसको ड्रैग करते रहेंगे चीज़ों को? आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर की सेशन में ना आने की बात? मैं दोनों पे बात कर रहा हूं। आप पहले 18वीं तरमीम का जवाब दे दें, फिर प्राइम मिनिस्टर के सेशन की जवाब दी दीजिएगा। देखिए 18वीं तरमीम का अगर आप कोविड-19 से ही अगर आप उसको कंपैरिजन इस वक्त कर लें उसका, तो अभी एक जो बनाने की ज़रूरत थी, एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी, उसमें भी अभी हमारा जो रोल है बेसिकली वो पॉलिसी गाइडलाइंस तक ही महदूद रह जाता है। अब उसमें हमें कंसेंसस की ज़रूरत है, और वो कंसेंसस जो है हमें सूबों से ही मिलेगा, क्योंकि सूबे अपनी SOPs की गाइडलाइंस जो हैं, जो उन्होंने इंडस्ट्रीज खोलनी है, किस तरह से खोलनी है, किस तरह से फॉलोअप्स करने, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो हमने तो सूबों में मुंतकिल हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो रेगुलेटरी जो पावर तरमीम के बाद से। तो अब उनको किस तरह से बरूए लाए, उसकी वजह से ये कुछ जो है तकालीफ आती हैं, और यही चीज़ें हैं जिससे आई थिंक इसमें छोटी जो एक रिविजिट करने की ज़रूरत है, इसी वजह से पेश आती है। तो अगर ये जो CCI की बात कर रहे थे, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, इसकी 3 ऑलरेडी मीटिंग्स पहले हो चुकी हैं। ये अलग बात है कि बीच में इसके गैप आया, लेकिन वो गैप एज सच आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इस तरह नहीं कह सकते कि हमारे वो दो फोरम्स, एक अलग एक पार्लिमानी कमेटी का एक फोरम बन चुका है, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल का बन चुका है, उसके अंदर हमारी मिनिस्टर साहिबा भी, क्योंकि मैं खुद पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की, हमारी मिनिस्टर डॉक्टर फहमीदा भी बैठती हैं, फ़खर इमाम साहब बैठते हैं, और उनके साथ जो उनकी टीम है वो बैठती है। और ये वही इसके अलावा इनवाइट भी किया जाता है कि ऑपोजिशन जितने भी लीडरान हैं या उनके मुख्तलिफ जो इस वक्त जो हैं कह सकते हैं इनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो हैं, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर। जी चीफ मिनिस्टर। तो मेनली इस बहस पे मैं नहीं जाना चाहती कि किसको बुलाया गया और कौन नहीं आया, लेकिन व्हाट आई वांट टू से इट कि इसको इसलिए रिविजिट हमारा ज़रूरी है कि ये हमें कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ठीक है आपका ब्लॉक हो जाता है। ओके ठीक है। अच्छा सुहेल भाई मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा ये वेरी शॉर्टली मुझे बताइएगा, ये जो सदारती निज़ाम के ऊपर आजकल एक बात चल रही है जी, सदारती निज़ाम और उसके साथ जो इख्तियारात की बात हो रही है, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक सदारती निज़ाम, क्या सदारती निज़ाम की तरफ जाना या इस पर जो आजकल डिस्कशन हो रही है ये डुएबल है पाकिस्तान के लिए, इट्स मतलब फेवरेबल फॉर पाकिस्तान? लेकिन मैं इस पे सदारती निज़ाम पे ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया में हर जगह पे जो है जमहूरियत, जो सदारती निज़ाम जो है उसको कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, और वहाँ पे हर जगह पे पहले जो एक लीडर जो है वो पार्लियामेंट के आगे आके हर चीज़ जो है, सदारती निज़ाम एक अच्छा पार्लियामानी निज़ाम हमारा चल रहा है, उसमें सिर्फ पावर्स ग्रेप करने के, जो मैंने कहा ना आपको पहले कि PTI गवर्नमेंट आई है वो पावर ग्रेप करने के चक्कर में कभी ये करती है कभी ये वही चीज़ है कि 18वीं तरमीम को किसी तरीके से छेड़ के सूबायत से जो पावर है सूबा को वो छीन के अपने पास मरकज में रखना, ये सदारती निज़ाम, ये सारे ये चीज़ें वो हैं कि किसी तरीके से इस तरीके से नहीं उस तरीके से खींच के बस पावर्स अपने पास रखना। ओके बिल्कुल ठीक है। साइमा जी योर लास्ट कमेंट ऑन दिस जी, ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक आजकल डिस्कशन शुरू हो गई है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वेरी शॉर्टली 30 सेकेंड जी। मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखें सदारती निज़ाम अभी काफ़ी बड़े बड़े मुल्कों में बहुत अच्छी तरह भी चल रहा है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का देख लें तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक निज़ाम यूँ बनाया है कि उनकी जो स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स हैं
उनके भी पावर्स कायम हैं, लेकिन रिस्क ये है कि हर वक्त हमें इमरान खान जैसा जो लीडर है, एक ऑनेस्ट लीडर नहीं मिलेगा। इसके अंदर अगर पावर किसी और ऐसे शख्स के हाथ में चली गई जो कि करप्ट हो, तो फिर उस से पहले भी खैर ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन बेस्ट वुड बी कि हम अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी हम उसके अंदर चेंजेस कर सकें और उसमें जो है वो रिविजिट करें। ओके, बिल्कुल ठीक है। सुहेल अनवर सियाल साहब, साइमा नदीम साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, यहाँ लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जिस ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, और कुछ हिंदुस्तान की आज बातें करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहा है हिंदुस्तान। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, हिंदुस्तान आजकल रियासती दहशतगर्दी की, ऑल्दो पहले से ही बदनुमा उन पे दाग है, ये रियासती दहशतगर्दी की तस्वीर है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, एक जेल बना दिया है उसने, और पिछले कितने महीनों से वहाँ पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, उनको एक जेल के अंदर बंद किया हुआ है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से उस पर अटैक हुआ है पूरी दुनिया पर, और हमें नहीं पता, पूरी दुनिया को नहीं पता कि यहाँ पर जो हमारे बहन भाई रह रहे हैं वो किस कंडीशन में हैं, वहाँ पर किस लेवल की ये वायरस फैल चुका है, वहाँ पर लोगों की हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, वहाँ पर लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो माइनॉरिटीज़ को जिस तरह तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और हिंदुस्तान की फ़ौज की तरफ से। बीजेपी के जो हुंडे हैं वो फ़ौज के साथ मिलकर हिंदुस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ पर तशद्दुद करते हैं, और उनको मेरे ख़्याल में इससे बदतर रियासती दहशतगर्दी की जो एग्ज़ाम्पल है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं, और अब तो बाबांगे दोहल कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो जितनी भी दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब के अंदर हिंदुस्तान ने एक अहम किरदार अता किया है, और वो इस चीज़ को अब मान भी रहा है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने। सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। जल साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा, मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर जी। कश्मीर कोरोना वायरस से पहले से लेकर अभी तक एक जेल बनी हुई है, और वहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाई रह रहे हैं, और पूरी दुनिया आज भी चुप है। दुनिया पहले भी चुप थी, आज भी चुप है, और वहाँ पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है इन लोगों के ऊपर। क्या कहेंगे इस पे आप जी? देखिए, मुझे दुनिया से गिला नहीं है, क्योंकि दुनिया ने भारत को शह दी थी तो ही भारत ने सब कुछ किया है, और ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप बरतानी साम्राज्य को देखिए, जिन्होंने कश्मीर भारत को दिया था, 2 अजला जिनको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, फिरोजपुर, अमृतसर, इनको जबरदस्ती भारत को दिया गया ताकि कश्मीर भारत को दिया जा सके। और ये तो पाकिस्तानियों की और हमारे कबायलियों की हिम्मत थी कि जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवा लिया और कश्मीर का बहुत हिस्सा आज़ाद करवा लिया, वरना उनका ख्याल तो ये था कि सारा कश्मीर भी हड़प कर जाएंगे। और खुदा न खास्ता उनकी जो CEC हुई थी कांग्रेस की पहली पार्टीशन के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, खुदा न खास्ता खत्म हो जाएगी, नहीं तो खत्म कर दी जाएगी। तो दहशतगर्दी हिंदू मत का एक बहुत कलीदी हिस्सा है, और जिसके जरिए ना सिर्फ वो अपने हिंदू के जो लोअर कास्ट हैं उन पर जुल्म सितम ढाते हैं, बल्कि वो किसी और को भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है, जिन्होंने हुकूमत की है जब से भी हिंदुस्तान, पहले हिंदुस्तान तो कभी नहीं था, जो भी रियासतें थी वहां पर भी ब्राह्मण किसी तरीके से हाकिम थे और उन्हीं का हुक्म चलता था। जब मुसलमान आए और उन्होंने भारत में हिंदुओं को इंसान बनना सिखाया और एक रियासत की शक्ल देने की कोशिश की, तो ये ब्राह्मण को सही नहीं लगा उनको, और अब भी उनके ज़हन में ये है, और उसका बदला वो कश्मीरियों से भी ले रहे हैं और भारत के अंदर जो मुसलमान है उनसे भी ले रहे हैं। और अब तो उन्होंने अपनी जो फौज है, जिस तरह आपने कहा था इंट्रो में अपने में, कि उन्होंने फौज को भी सफरनाइज कर दिया है। और ये जो बिपिन रावत है, जिसको खास तौर पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, ये RSS का एक हिस्सा रहा है। और पहली दफा हुआ है भारत में कि 4थे या 5वें नंबर से उठाकर एक को चीफ बनाया गया। फिर चूंकि वो RSS का एक हिस्सा था
जो मोदी की जो भी उसकी पॉलिसीज थी, ब्राह्मण साम्राज्य की जो पॉलिसीज थी, उनको वो आगे बढ़ा रहा था। इससे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया उसको, और अभी वो यही बात कर रहे हैं। तो देखिए, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहां पे कश्मीरियों को खत्म करने की साजिश आज से नहीं, गुज़श्ता कई दहाइयों से चल रही है। उनके लिए कश्मीरी अहम नहीं है। वो कश्मीरी जितना भी खत्म कर सके, तमाम मुसलमानों को खत्म कर दे, तब इनको फर्क कोई नहीं पड़ता। और इसमें उनको मदद मिल रही है अमेरिका की, उनको पुश्तनाई है बरतानिया की, फ्रांस की, इसराइल की, चूंकि उनको भी ये मालूम है कि कश्मीर का ऐसा खिता जोग्राफियाई तौर पर बहुत अहम है, और अगर वो भारत के हाथ में होगा तो वो फिर पाकिस्तान को भी तंग करेगा, चीन को भी तंग करेगा, और इस खिते में दूसरे मुखालिफ के साथ भी मसाइल खड़े करेगा। अच्छा जल साहब, मुझे जब गुज़श्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान के बारे में उन्होंने हर्षाई की थी और पाकिस्तान से कहा था कि ये दयामेर बाशा डैम ना बनाए, तो चीन ने बड़ा वाज़ेह उनको जो ना सिर्फ ये कि उनको दो टोक जवाब दिया, बल्कि फौरन पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है $5 बिलियन प्लस का। ये दुनिया को भी और भारत को पैगाम दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का एक अटूट अंग है। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, भारत का नहीं। बल्कि ये जो भारत के पास कश्मीर है, जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिस तरीके से कश्मीर को खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ठीक। अच्छा जल साहब, एक वीडियो मैं सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। ये वीडियो जुलाई 2019 के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इशू की थी, और उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया था कि BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया था। क्या कहा था इस वीडियो में? पहले ये एक दफ़ा देखिए, इसके बाद इस पर बात करते हैं जी। Important announcements on our efforts to disrupt terrorism and terrorist threats. Today, we are announcing that the Department of State has designated the Baluchistan Liberation Army, the BLA, as a specially designated global terrorist, SDGT. The BLA has claimed responsibility for numerous attacks on Pakistani civilians and security forces, as well as recent attacks on Chinese consulate in Karachi and the Pearl Continental Hotel in Gwadar. The United States supports the stability and security of Pakistan and South Asia. Today's designation seeks to deny the BLA the resources to plan and carry out future terrorist attacks, and also enable coordinated action across the U.S. government and with our international partners to disrupt the activities of BLA terrorists. जल साहब, जुलाई 2019 में ये अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद हम अब देखते हैं हिंदुस्तान के कुछ बेचारे वो वाले फौजी जो ग्रो नहीं कर सके, जिनको स्टार नहीं लग सके, और वो अब मीडिया के ऊपर बैठ के क्लेम करते हैं कि जी ये BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया इसके, और वो लोगों के नंबर्स हमारे पास हैं, उधर के जो कबायली सरदार हैं उनके नंबर हमारे पास। किस किस्म की बीमार जहनियत लेकर चल रहे हैं लोग? क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, बीमार जहनियत तो नहीं है। एक ब्राह्मण ज़ायनिज़्म के बारे में आपको बड़ा गौर से सोचना पड़ेगा कि ये करना क्या चाहते हैं। वो इस पूरे खिते में एक सफरनाइज कर देना चाहते हैं इसको। उनका ख्याल ये है कि खुदा न खास्ता बलूचिस्तान को, चूंकि यहाँ पे ग्वादर भी है और बलूचिस्तान के रास्ते से CPAC भी चल रहा है, और CPAC तो जब से अनाउंस हुआ है भारत को आग लगी हुई है और उसको किसी न किसी तरीके से खत्म करने के दरपे है, और इसलिए वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता रहा है, अब भी कर रहा है। और जिसकी आप ये बात कर रहे हैं, ये बीमार जहनियत नहीं है, ये उन्हीं के कारिंदे हैं जो एक किसी न किसी तरीके से ये सामने उनसे बात निकल आती है। देखिए, समझौता एक्सप्रेस को देख लीजिए, उन्होंने 53 लोगों को सीधा जला के मार दिया, किसी को कुछ नहीं कहा गया। बॉम्बे अटैक्स जिसका इतना हंगामा मचा, पूरी दुनिया में इतना हंगामा मचा, वो खुद उनके लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये भी एक खुद अपना भारत का किया हुआ ये कारनामा था। उन्हीं के जो पुलिस चीफ थे उन्होंने ये बात बता दी कि ये कारनामा था। वो अपने वफादात के असूल के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं। बलूचिस्तान में उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलोच भाई इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सके हैं, और ये जो भटके हुए लोग हैं उनको समझाने की कोशिश भी की जा रही है। और जो लोग रास्ते पर नहीं आ रहे, हमारे बलोच भाई खुद हमारे फौज के साथ मिलकर उनका कला कमा कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में वो नाकाम हो चुके हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी शरारतें देखिए, काफी हद तक उन्होंने कोशिश की कि वहां पर वो फिरका वाराना जो फसादात है वो करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो तमाम मुसलमान भाई थे वो बात को समझ गए, उन्होंने वहां पर उनका साथ नहीं दिया। अब वो पूरी तरीके से नाकाम होने के बाद बार बार वो पाकिस्तान के उन तमाम इलाकों में, उन तमाम जगहों पर जहां पर उनको जरा सा भी शक है कि कामयाबी मिल सकती है,
चाहे वो हमारे लिबरल्स हो, चाहे वो हमारे चंद किस्म के जो सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स हो उनके जरिए हो, या जो इस किस्म के भटके हुए लोग हैं उनके जरिए से हो, वो पाकिस्तान को जख्म पहुंचाने से बाज नहीं आते उससे। अच्छा जनरल साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी एक और, ये एक रिटायर्ड मेजर गौरव है, इन्होंने एडमिशन किया है ऑफ इंडियन फिजिकल इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान, और जो 8 मई को इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट, जो वहाँ पर हमारे फौजी शहीद हुए, उसके बाद हमने इसकी तस्वीरें भी देखी लेफ्टिनेंट जनरल केजी ढिलन के साथ, जो GOC 15 कॉर्प का इंडिया का। मुझे इस तरफ ये समझाइएगा, ऐसे लोगों की तस्वीरें पब्लिक करना, ऐसी सिचुएशंस के ऊपर फिर मीडिया पे लाके उनसे बात करवाना, उनको ये सब कुछ फीड करना कि तुम ये जुमले बोलोगे, ये सारा कुछ जो है, ये दुनिया तो खैर आपकी बात ठीक है, दुनिया को शायद नहीं इतनी, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रजिस्टर्ड ज़रूर हो रही हैं और पाकिस्तान को पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। एज अ नेशन हमें इस चीज़ का आइडिया होता जा रहा है। जी बहुत आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, हम लोग बड़े सादा और सीधे लोग हैं, मुसलमान हैं, हमारे यहाँ रियाकारी बहुत कम है, झूठ हमारे यहाँ इतना मना है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन भारत में जो जिसको वो अपना मजहब मानते हैं, हिंदू मत, उसका तो ये एक हिस्सा है, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी उसका एक हिस्सा है, ये टेररिज्म उसका एक ही हिस्सा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दाइश जो भी अफगानिस्तान में दोबारा सरगर्म होती हुई नजर आ रही है, उसको भारत सपोर्ट कर रहा है, और भारत की 7 कंपनियां दाइश को सपोर्ट करने के इल्जाम में ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान को ये तमाम डोजियर्स बनाकर, मेरा ख्याल ये है कि इनको डोजियर्स बनाकर कश्मीर के कॉज के साथ लिंक करके, पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म के जो फसादात करने की कोशिश की जा रही है उनको लिंक करके हमारा UN में बार बार ये इशू हमें खड़ा करना चाहिए, और दुनिया के तमाम जो दारो खिलाफे हैं वहां पर ये बात हमें बतानी चाहिए कि भारत इस खित्ते में क्या कर रहा है, और आग लगाने की कोशिश किस हद तक नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्यूअर्स, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के लिए, ये जो आप टॉक शोज़ पे बुलाते हैं पाकिस्तान के एनालिस्ट को, फिर उनकी आवाज़ आहिस्ता कर देते हैं ताकि वो बोल ना सके, और अपनी तरफ से बहुत बातें करते हैं, किसी दिन मर्दों की तरह बात करके देखते हैं, आए टॉक शो हमारे पास आएँ, हम आपको ऑफ़र करते हैं, आपकी भी आवाज़ ओपन होगी, हमारी आवाज़ भी ओपन होगी, फिर पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान कांपता है पाकिस्तान की आवाज़ से या पाकिस्तान को कोई फ़र्क भी पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।